तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने कहा था कि इस पिक्चर को, क्योंकि वो लोग मार्वल की ग्रेटर कंटिन्यूटी से कनेक्ट नहीं करने वाले, मतलब एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में होगी, तो इसमें कोई भी ईस्टर एग्स नहीं होने वाले। तो आओ बताता हूं। ये ट्रेलर शुरू होता है टेड गिलबर्ट शो के साथ में, जहां पर एक रियलिटी शो का होस्ट, जिसका नाम टेड गिलबर्ट होगा, वो फैंटास्टिक फोर को अनाउंस करता है और इंट्रोड्यूस करवाता है। अब जिन भी लोगों ने बेनेडिक्ट कुकुम्बरबैच वाला शेरलॉक देखा है, उनको ये एक्टर फेमिलियर लग रहे होंगे, क्योंकि यही माइक्रोफ्ट का रोल प्ले करते थे। और अगर आपके ऊपर कॉमिक बुक्स का ज्ञान फेंक के मारू, जो इस पूरे वीडियो में भर के होगा, तो टेड गिलबर्ट तो नहीं, लेकिन ग्रेगसन गिलबर्ट मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। इनफैक्ट ये फैंटास्टिक फोर से भी काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। ये क्या करता है कि एक जीनियस होता है जो ड्रैगन मैन नाम का एक एंड्रॉइड क्रिएट करता है, और फिर उसको जिंदा करने के लिए कुछ मैजिक वैजिक का इस्तेमाल किया जाता है, और आगे जाकर फैंटास्टिक फोर आर द वंस हु कम एंड स्टॉप हिम। तो हो सकता है ये उसका ईस्टर एग हो, या फिर नहीं भी, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ज्यादा सोचने का काम है, अपना काम ही ज्यादा सोचने का। खैर, तो इसके बाद हमको फैंटास्टिक फोर के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि स्पेस में जाने वाले हैं, और ये भी समझ में आता है, अगर आप इनकी कॉस्ट्यूम्स, इनके सूट्स, आसपास के लोगों को थोड़ा भी क्लोजली ऑब्जर्व करो, तो इनके ऊपर लिखा हुआ है ANSA, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन नेशनल स्पेस एजेंसी। और हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मार्वल कॉमिक्स में ये सोर्ड और शील्ड से पहले एग्जिस्ट किया करते थे, और इन्होंने ही बहुत सारे स्पेस के एडवांसमेंट्स करे थे। एंड इनफैक्ट फैंटास्टिक फोर को भी स्पेस में कॉमिक बुक्स में यही लोग भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जहां तक मुझे याद है, तो ये सारा काम यूएस गवर्नमेंट एयरफोर्स के साथ मिलकर करवाती है, और फैंटास्टिक फोर को फिर स्पेस में जाकर पावर्स मिलती है कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से। लेकिन ANSA हो सकता है कि एक ईस्टर एग हो प्लैनेट ऑफ द एप्स को लेकर, क्योंकि जो सबसे पुरानी वाली प्लैनेट ऑफ द एप्स आई थी, उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसको स्पेस में भेजने के लिए इसी सेम नाम की एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है। और हाँ, ये जो ANSA है, ANSA, इसका लोगो कुछ शील्ड, सोर्ड और इन दोनों को मिला करके थोड़ा सा सिमिलर फील होता है, येट इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट एज वेल। फिर इसके बाद ये वाला सीन काफी मजेदार है, क्योंकि हम यहाँ पर द थिंग को अपना पहला कारनामा करते हुए देखते हैं, और वो ये काम कर रहा है बच्चों को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि फैंटास्टिक फोर एक काफी पॉपुलर नाम है। तो द थिंग आता है, एक कार को उठाता है। अब ये चीज फैंटास्टिक फोर तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुपरमैन को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है, क्योंकि अगर आप सबसे पहली सुपरमैन की कॉमिक बुक देखते हो, तो उसमें भी वो ऐसे ही एक ग्रीन कलर की काफी सिमिलर सी लुकिंग कार को उठाता है। या फिर मैं खुद ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन जो मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूं वो है यहाँ पीछे लिखा हुआ सफोक काउंटी का बोर्ड। अब कॉमिक बुक्स में इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली क्या होता है कि रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म एक छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, मतलब ऐसे कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं, और दोनों पहुंचते हैं कहां पर, इसी जगह, इसी काउंटी में। इन लोगों का एक ऐसे प्राइवेट बंगलो टाइप का होता है, या फिर हॉलीडे होम बोल सकते हो। तो वहां पहुंचने के बाद इनको पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने पावर कॉस्मिक का इस्तेमाल करके सिल्वर सर्फर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसके बोर्ड पे बैठ के तबाही मचाता फिर रहा है, और वो यहीं पर आकर अटैक करता है। तो मतलब ऐसे है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है इस जगह की। और वही सेम चीज यहाँ पीछे लगे हुए यान्सी स्ट्रीट के बोर्ड के साथ में भी है। ये स्ट्रीट पे ही एक्चुअली बेन ग्रिम द थिंग का घर होता है, जहाँ की लोकल गैंग, जिसका नाम यान्सी स्ट्रीट गैंग होता है, वो कई बार बेन को हरास करती है, फिर आगे जाकर उसी के साथ में काम करती है। एक बार फैंटास्टिक फोर, मतलब उनकी जो बैक्स्टर बिल्डिंग है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो यहीं पर आकर बेन ग्रिम के घर में रहते हैं वो लोग। फिर हमको ये भी समझ में आता है कि फैंटास्टिक फोर एक बहुत पॉपुलर नाम है। टेड गिलबर्ट शो पे उनको होस्ट किया जा रहा है, बच्चे उनके खिलौने लेके घूम रहे हैं, बेन ग्रिम को देखते ही गाड़ी उठाने को बोलते हैं। ये फैंटास्टिक कार की रेप्लिका पे खुद बैठे हुए हैं। बहुत फेंट सा फोर भी नोटिस हो जाता है अगर ध्यान से देखो तो। लोग इनको थैंक यू बोल रहे हैं। ये फायर फाइटर्स के पीछे हॉरोविट्स लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि इसका मार्वल कॉमिक बुक से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि मार्वल में 2 हॉरोविट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक बर्ट और एक हैरी, और दोनों ही हॉरोविट्स का फैंटास्टिक फोर से कोई रिलेशन नहीं है। तो कोइंसिडेंस हो सकता है, या यहाँ मैट शैकमैन सही हो सकता है। फिर फैंटास्टिक फोर के सूट्स का एक काफी प्रॉपर लुक हमको दिखाया जाता है, और यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है कि रीड का सूट में व्हाइट कलर नहीं है। हो सकता है कि उसकी पावर्स की वजह से इस चीज को अवॉइड किया गया हो, लेकिन एक चीज और भी नोटिस होती है, द थिंग की बेल्ट पे 4 लिखा हुआ है, और इन सब के हाथों में है घड़ियों जैसे दिखने वाले डिवाइसेस। अब इसको आप एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रैवल डिवाइसेस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है इनकी कम्युनिकेट करने के लिए हो, मतलब कहीं पर भी ये हो तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। या फिर कॉमिक बुक्स में इन लोगों के पास रिस्ट डिवाइसेस होते हैं जिनको रीड इन्वेंट करता है। उनका काम होता है कि स्पेस में जाकर के इनको ऑक्सीजन सप्लाई करना, और कम्युनिकेशन तो होता ही है। आई डोंट थिंक कि ये ऑक्सीजन का काम करेगा, लेकिन हाँ, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हर्बी को दिखाया जाता है, जो हमने पहले वाले टीजर में भी देखी थी। इसको कॉमिक बुक्स में एक्चुअली क्रिएट किया था गैलेक्टस को लोकेट करने के लिए। तो
यहाँ पर भी ये काम कर सकती है, मे बी, हु नोज। घड़ी पे 6:30 बज रहे हैं, जो हमको पिछले टीजर में दिखाया गया था कि ये लोग हर संडे को शाम 7 बजे मिलकर के डिनर करते हैं, तो उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही होगी। फिर यहाँ पे 2 सीरियल्स दिखाते हैं, पहले तो लकी चार्म्स और दूसरे किक्स। ये दोनों ही सीरियल कंपनीज मार्वल के साथ पहले भी टाई अप कर चुके हैं। जब लोकी आया था तो उसके साथ लकी चार्म्स को लोकी चार्म्स कह दिया गया था और उसके कवर पे भी लोकी था। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, और अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पर इसके दूसरी साइड पे हमको जॉनी स्टॉर्म की एक इमेज देखने को मिलती है, जो एक्चुअली में फैंटास्टिक 4 इशू नंबर 3 था। एंड दिस इज नो कोइंसिडेंस, बिकॉज इसी कॉमिक बुक में फैंटास्टिक 4 को पहली बार उनकी ट्रेडमार्क कॉस्ट्यूम्स मिलती है। खैर, तो यहाँ पर जॉनी कहता है कि दे आर लेट, सुजन कहती है यस वी आर। इसको सिंक इन करने में इन लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये लोग पहले खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद बैठ के पानी वानी पी रही है। तो सुजन को पानी पीता हुआ देख के जॉनी के दिमाग की बत्ती जल सकती है, बिकॉज शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी। जब पीरियड्स लेट हो जाते हैं तो उसमें वो लोग ऐसे मतलब रहता है प्रेगनेंसी में, तो शी इज प्रेग्नेंट। और इस बात को सुनकर जॉनी बहुत खुश होता है, वाकई सूजन को गले लगाता है, रीड को कहता है भाई तेरे तो लग गए, विच इज परफेक्ट जॉनी स्टॉर्म। मतलब एक सीन में जोसेफ क्विन ने ये बात बहुत अच्छे से बता दी कि वो कितना कॉमिक बुक से रिलेटेड है, बिकॉज वो उसी टाइप की बातें करता है, थोड़ा फनी है, सार्कास्टिक है, और है मतलब दिस इज लाइक क्वाइट एक्यूरेट जॉनी स्टॉर्म। और यहां पर ना रीड को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, बिकॉज जैसा हम लोग कॉमिक बुक्स में देखते आ रहे हैं, तो रीड रिचर्ड्स जो है उसको परिवार से मतलब तो है, मतलब ही इज कनेक्टेड टू द फैमिली और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन साथ ही साथ साइंस के अलावा उसको बहुत ही कम चीजें नजर आती हैं। तो जैसा बताया कि बच्चे होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगे, और इस वजह से रीड थोड़ा परेशान होगा, तो जॉनी उसी चीज को कॉल आउट कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद वाला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स के वर्जन ऑफ टाइम स्क्वायर को देखते हैं, जहां पर कई सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो ये आर्कियो पैलेस का बोर्ड है, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर, मतलब हमारी दुनिया में भी एग्जिस्ट करता था। इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। और यहाँ कोने में अगर आप नोटिस करोगे तो लिखा हुआ है वेस्ट व्यू अप्लायंसेस। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये किसका ईस्टर एग, किसकी रेफरेंस है, डायरेक्टर भी सेम है, वांडा विजन। खैर, तो यहाँ पर पहली बार हमको दिखाई जाती है शाला बाल के सिल्वर सर्फर। मतलब ये जो सिल्वर सर्फर है, इसका रियल नेम, जैसे हमारा मेल सिल्वर सर्फर जो हम यूजुअली देखते हैं उसका नाम नॉरन रैड है, तो इसका नाम शाला बाल होता है। ये मार्वल कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेन 616 यूनिवर्स में नहीं, एक ऑल्टरनेट अर्थ पे। इसका नाम होता है अर्थ एक्स, और इसको गैलेक्टस अपना हेरल्ड तो बनाता है, लेकिन ये वाला गैलेक्टस नॉर्मल नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का गैलेक्टस है। तो इन अ वे, क्योंकि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के सिल्वर सर्फर को दिखाना डज मेक सेंस। और मे बी ऐसा हो सकता है कि जब ये लोग मेन 616 यूनिवर्स में आएंगे तो वहां पे आगे जाकर हमको नॉरन रैड वाला सिल्वर सर्फर भी देखने को मिले। तो शाला बाल के सिल्वर सर्फर आती है, इन सबको बोलती है कि तुम्हारी अर्थ के तो लग गए, इट इज मार्क्ड फॉर डेथ। और कुछ सिल्वर सर्फर इसी तरह से काम करता है, मतलब गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स को खोजता है ताकि गैलेक्टस जाए और उनको कंज्यूम करे। तो मे बी इस वाली सिल्वर सर्फर ने भी यही चीज करी होगी और वहां के रेसिडेंट्स को जाके वार्निंग दी है। फैंटास्टिक 4 उसी जगह पर है और उनसे वो पूछती भी है कि आर यू द प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। कहते हैं हाँ, विच एक्चुअली प्रूव्स कि शायद इस यूनिवर्स में इनके अलावा और कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता। और सिल्वर सर्फर को जाता हुआ देख के जॉनी स्टॉर्म उसके पीछे लपक लेता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेस में पहुंचते हैं तो उसकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई ऑक्सीजन है नहीं। फिर भी वो उसके बोर्ड को पकड़ लेता है, और अगर आप नोटिस करोगे तो सिल्वर सर्फर जब इस हेलीकॉप्टर से पास करती है तो उसके थ्रू निकल जाती है, मतलब फेस कर जाती है। और ये जो एनिमेशन है ये काफी क्लोजली रिजेंबल करता है वो पुरानी वाली फैंटास्टिक 4 के एनिमेशन से। इनफैक्ट जब जॉनी इसके बोर्ड को पकड़ता है तो भी हम एक छोटा सा वेव वाला इफेक्ट देख सकते हैं। मतलब ये बताता है कि जो सिल्वर सर्फर का बोर्ड है इट इज अलाइव इन इटसेल्फ, मतलब उसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी है जो कि उसको शायद सिल्वर सर्फर से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। लेकिन ये सिल्वर सर्फर उसको झटका मारती है, निकल जाती है, जॉनी नीचे गिरने लगता है, जो शॉट हमने पुराने टीजर में भी देखा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी नो। और फिर बैकग्राउंड में हम रीड की आवाज को सुन सकते हैं जो कहता है कि आई स्ट्रेच द बाउंड्स ऑफ स्पेस, नो पन इंटेंडेड, या फिर इट वॉज। और इसी वजह से गैलेक्टस उनके पीछे लगा हुआ है। तो यहां पर यह बताने की कोशिश करी जा सकती है कि मे बी रीड रिचर्ड्स वॉज लुकिंग फॉर समथिंग आउटर स्पेस में, वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और वो होता है ना कि आप टाइम के साथ खेलोगे तो टाइम आपके साथ पलट के खेलेगा, तो शायद इनके साथ भी वही चीज हुई है, बस स्पेस के केस में। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो स्टार्टिंग में दिखाया एंजा वाला पूरा मिशन, उसमें किसी ना किसी मकसद से ऊपर गए थे और वहां जाने के बाद इनको कॉस्मिक रेडिएशन तो हिट हुई, लेकिन उसके अलावा इन लोगों ने कोई और भी चीज विटनेस करी होगी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी,
या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कांड किया होगा, क्योंकि रीड रिचर्ड्स किसी की नहीं सुनता। वो उसकी क्यूरियोसिटी एक बार टेक ओवर कर लेती है तो फिर वो दूसरे यूनिवर्स में भी जाने को तैयार। ऐसी थोड़ी ना काउंसिल ऑफ रीड्स बनी हुई है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक बार फिर से स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बेन जो है वो थिंग बन चुका है। इनके पहले जो हमको स्पेस सूट दिखाए गए थे, ये वाले स्पेस सूट्स एकदम ही डिफरेंट है। तो जहां तक है ये स्पेस में जाने वाला मिशन इनका गैलेक्टस से कैसे फाइट करना है या उसको कैसे डिफीट करना है या अपने प्लेनेट को कैसे बचाना है, उस चीज से रिलेटेड हो सकता है। एंड इफ यू नोटिस तो यहाँ पर सूजन ने फ्यूचर फाउंडेशन की जैकेट पहनी हुई है, जो कि कॉमिक्स से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब कॉमिक बुक्स में रीड और फैंटास्टिक फोर मिलकर फ्यूचर फाउंडेशन एस्टैब्लिश करते हैं, जो कि काफी सारे यंग बट टैलेंटेड, मतलब जिनके पास दिमाग है, ऐसे सुपर हीरोज और सुपर बच्चों को पढ़ाता है ताकि वो लोग नई नई चीजों को डिस्कवर कर सके। एंड नई नई चीजों से मतलब ये नहीं है कि मिक्सी बना ली या फिर हेयर ड्रायर बना लिया। नई चीजों से मतलब है नए प्लैनेट्स, नए यूनिवर्सेस, मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। फिर रीड को हम परेशान देखते हैं, मतलब ही नोज कि उसी को कुछ करना है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, काफी ज्यादा हेल्पलेस है। बहुत सारी इक्वेशंस डाल रखी है, उनको काटे जा रहा है। बोर्ड पे नोटिस करोगे तो पिछले टीजर की तरह यहाँ पर हमें कैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो इधर से घिसे इधर से निकल गए। तो वो हो सकता है कि मल्टीवर्सल ट्रैवल को सिग्निफाई कर रहा हो। मे बी रीड प्लैनेट को बचाने के बजाय सिर्फ अपने लोगों को बचाने का तरीका ढूंढ रहा हो और उसको शायद सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो है यूनिवर्स ट्रैवल। लेकिन ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग फैंटास्टिक फोर का जो स्पेसशिप है उसको एक प्लैनेट की तरफ जाता हुआ देखते हैं जो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है या होने के प्रोसेस में। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहली तो ये कि रीड जो है अपनी टीम के साथ स्पेस में गए और जब वापस आए तो उनको समझ में आया कि गैलेक्टस उनके प्लैनेट को खत्म कर चुका है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कोई और प्लैनेट हो, मतलब ये लोग गैलेक्टस को ढूंढने निकले हैं और उस प्रोसेस में इनको एक प्लैनेट दिखता है जो कि गैलेक्टस डिस्ट्रॉय कर रहा है और उससे उनको अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा खतरनाक चीज है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये स्टार्टिंग का सीन हो जहां पर फैंटास्टिक फोर स्पेस में जाते हैं और उनको इसी प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन या उसी कारण से जो भी ये हो रहा है इस वजह से पावर्स मिलती है। तो क्योंकि कॉमिक बुक्स में फैंटास्टिक फोर को अपनी पावर्स मिलती है कॉस्मिक रेडिएशन से, गैलेक्टस की पावर्स का नेचर ही कॉस्मिक है, तो हो सकता है कि ये लोग गैलेक्टस के पास जाएं, क्यूरियस हो जाएं, स्पेस में पहुंचे, देखा कि अरे क्या हो रहा है, जाकर के देखा गैलेक्टस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस प्लैनेट से निकल रही है मैसिव कॉस्मिक रेडिएशन और उसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से इन सबको पावर्स मिल गई, बिकॉज ही काइंड ऑफ डज द सेम थिंग फॉर सिल्वर सर्फर एज वेल, या फिर उसके लिए जो भी हेरल्ड होता है। तो मे बी इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, मे बी इनकी पावर्स का रीजन खुद गैलेक्टस है। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे बस स्पेक्युलेट कर रहा हूँ चीजें। और हु नोज, ऐसा भी हो सकता है कि इनको पावर्स मिली, इनके अंदर कॉस्मिक रेडिएशन आई और उसी को ट्रेस करते करते सिल्वर सर्फर इनके प्लैनेट तक पहुंच गई कि आखिरकार ये रेडिएशन आ क्यों रही है, कहां से रही है, एंड दिस इज व्हाई रीड ब्लेम्स हिमसेल्फ। इस वाले शॉट में हम पिछले टीजर की तरह उसका सिलुएट देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम स्क्वायर दिखाया गया है, फैंटास्टिक फोर लाइकली उसी को देख रहे होंगे। यहाँ पीछे नोटिस करोगे तो टाइमली कॉमिक्स लिखा हुआ है, जो कि मार्वल कॉमिक्स को लेकर ही एक ईस्टर एग है। मतलब मार्वल कॉमिक्स, जब मार्वल कॉमिक्स नहीं बनी थी, जब स्टार्टिंग में इनको मार्वल नाम नहीं दिया गया था तो इनको टाइमली कॉमिक्स कहा जाता था। इसके बाद हम सिल्वर सर्फर को देख सकते हैं जो लावा से बाहर निकल रही है और इसके पीछे काफी मशीनरी लुकिंग स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि ये गैलेक्टस का शिप होगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे जो पहले टीजर हम लोगों ने देखा था उसके एंड में जिस तरह गैलेक्टस दिखता है उसी सेम टाइप का इसका बैकग्राउंड भी है। मतलब ये मशीनरी रिजेंबल कर रही है। और कॉमिक बुक्स में गैलेक्टस जो प्लैनेट्स को कंज्यूम करने का काम करता है, इधर उधर ट्रैवल करने का काम करता है, तो वो शिप में बैठता है। हो सकता है ये शिप उसी का हो। फिर यहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मैकडॉनल्ड्स वाले मार्वल को बहुत पैसा देते हैं क्योंकि यूनिवर्स कोई सा भी हो, मैकडी इज ऑलवेज देयर एंड आई एम लविंग इट। फिर हम द थिंग को देखते हैं। ये वाला शॉट भी बहुत मजेदार है क्योंकि वो एक शिप को ड्रैग कर रहा है और इसको देख के मुझे वो मैन ऑफ स्टील हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की याद आ गई। कुछ ऐसा ही शॉट था। फिर ये वाला शॉट भी काफी बढ़िया है क्योंकि हम क्वाइट लिटरली जॉनी को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं और पीछे टेड गिलबर्ट शो के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग में टेड गिलबर्ट शो देखा था वहां पर फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो ये उसी के बाद की सीक्वेंस हो, मतलब इसी के तुरंत बाद कांड होने वाले हैं। लेकिन आखिरकार हमको रीड की पावर्स देखने को मिल गई। भाई बंदा स्ट्रेच हो सकता है, वी ऑल न्यू इट, बट आज फाइनली देख भी लिया। पेड्रो पास्कल की शक्ल तो नहीं दिख रही, लेकिन इस वाले शॉट को मैं बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूं क्योंकि अगर आप थोड़ा साइड में नोटिस करोगे तो गैलेक्टस भी दिख रहा है जो एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है और साथ में ना रीड के पास कुछ है, ये एक रॉड सी दिखने वाली चीज है। अब देखो ये क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अगर हम कॉमिक बुक्स की बात करें तो वहां पे रीड और फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को भगाने के लिए एक डिवाइस यूज जरूर करते हैं, लेकिन वो इस रॉड की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। मैं बात कर रहा हूं द अल्टीमेट नलिफायर की। ये एक बहुत ही छोटा सा दिखने वाला गन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो भयानक पावर पोजेस करता है, लेकिन इसको चलाने के लिए, इसको यूज करने के लिए एक बहुत ही की इंग्रेडिएंट चाहिए होता है और वो ये कि जो भी इसको
यूज करेगा उसकी विल पावर जो है वो बहुत भयानक होनी चाहिए, नहीं तो वो अपने आप को मेंटली बर्बाद कर लेगा। तो गैलेक्टस इस वेपन से डरता है, लेकिन कैच ये है कि ये वेपन गैलेक्टस के ही शिप पे मिलता है, जिसको फैंटास्टिक वो चुपके से जाकर चोरी करते हैं, फिर उसी से उसको डराते हैं। तो ये पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेट नलीफायर है, ऑल्दो हो भी सकता है, बट हाँ एक चीज तो क्लियर है कि ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो रीड ने बनाया है या फिर रीड ने डिस्कवर किया है गैलेक्टस को हराने के लिए, बिकॉज वो अपने आप को स्ट्रेच करके गैलेक्टस तक ही पहुंचने की कोशिश कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो गैलेक्टस को ट्रैक करे, लेकिन एक बार आपके प्लैनेट पे आके वो उसको तोड़ना शुरू कर देगा तो फिर उसको ट्रैक करके क्या कर लोगे। बस फिर इसके बाद हमको कुछ रैंडम शॉट्स दिखाए जाते हैं, सूजन अपनी पावर्स यूज कर रही है और ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगा, जो कि स्टोरी प्लॉट को बहुत ज्यादा स्पॉइल नहीं करता, येट हमको मूवी के लिए थोड़ा एक्साइटेड बना देता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बारे में और भी बात करना चाहता हूँ कि डूम कहां पर है, क्या पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर होगा या नहीं होगा, और उसके अलावा भी ढेर सारी चीजें कि गैलेक्टस कैसे आया, बट वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैम। फिलहाल के लिए तुम बताओ अगर मैंने कुछ मिस किया है।